जब ट्रेन भारत के शहर हरियाणा के गांव के करीब पहुंची तो अचानक एक डब्बे में बम धमाका हुआ, जिसके बाद भड़कने वाली आग ने 2 बोगियों को लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में 68 अफराद हलाक हुए, जिनमें 42 से ज्यादा पाकिस्तानी शहरी थे। भारत की खुसूसी अदालत ने आज अपने फैसले में केस के मरकजी मुलजिम और इंतहा पसंद तंजीम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के रुकन स्वामी आसिम आनंद उर्फ नवा कुमार और दीगर 3 मुलजिमान कमल चौहान, राजेंद्र चौधरी और लोकेश शर्मा को रिहा करने का हुक्म सुना दिया। ख्याल रहे कि इस धमाके के मास्टरमाइंड सुनील जोशी ने इन धमाकों में RSS के लोगों के मुलव्विस होने का एतराफ किया था, जिसके बाद 29 दिसंबर 2007 को इसे मध्य प्रदेश में अपने घर के करीब कत्ल कर दिया गया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि भारत की कौमी तहकीकाती एजेंसी मुलजिमान के खिलाफ इल्जामात साबित नहीं कर सकी। कबल अज़ीं अदालत ने पाकिस्तानी खातून राहिला की इस केस में बतौर गवाह पेश होने की दरख्वास्त भी रद्द कर दी। पाकिस्तान ने अपने रद्द-ए-अमल में इस फैसले की शदीद मजम्मत की है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने समझौता एक्सप्रेस के मुलजिमान की बरयत की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि सानहे में 42 से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद हुए थे, उनके लवाहिकीन को क्या जवाब दिया जाए। दफ्तर खारजा ने इस फैसले के खिलाफ भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसारिया को तलब करके एहतजाज किया। दफ्तर खारजा का कहना है कि सानहे के 11 साल बाद मुलजिमान की बरियत इंसाफ के साथ मजाक है और इस फैसले से भारतीय अदालती निजाम की कलई खुल गई है। नाज़रीन, यह फैसला एक ऐसे मौके पर आया जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बरकरार है, भारत में इलेक्शन होने वाले हैं और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंतहा पसंद लीडर माने जाते हैं। 12 साल बाद इलेक्शन से चंद रोज कबल ही यह फैसला क्यों दिया गया? क्या इस फैसले से भारतीय इलेक्शन पर कोई असर पड़ेगा? क्या भारत में निजाम इंसाफ पर उठते सवालात का कोई जवाब देगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू साहब। लेकिन जस्टिस मार्कंडेय से बात करने से पहले हम आपको बताएं कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वो अपनी जो कैंपेन है उसमें वो अपने आप को चौकीदार कह रहे हैं और उनकी मैं चौकीदार मुहिम इस वक्त जारी है और मोदी खुद को भारत का चौकीदार साबित करने पर तुले हुए हैं। इसीलिए उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर अपना नाम चौकीदार नरेंद्र मोदी कर लिया है और उनकी देखा देखी उनके वजीरों ने भी सोशल मीडिया पर अपने नामों से पहले चौकीदार लिख लिया है और वो ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी उन्हें चोर चौकीदार पुकार कर अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। आज किसी भी चौकीदार किसी से भी आप पूछ लो, मीटिंग के बाद आप जाना, दिल्ली में कोई भी आपको मिल जाए बस ये शब्द कहना चौकीदार। आप आस्ते से कहो चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। जैसे भी कहना है आप चौकीदार बोलो, दूसरे साइड से पता लगेगा चोर है। यह है कांग्रेस पार्टी का कमाल। जी तो नाज़रीन, जस्टिस मार्कंडेय काटजू साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया। भारत से बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब हमें ज्वाइन करने का। 12 साल बाद एक ऐसा फैसला आया जिसमें गिरफ्तार मुलजिमान को बाइज्जत बरी कर दिया गया। ऐसे मुलजिमान को जो RSS के हीरो करार पाए हों, ऐसे लोग जो पहले इकबाल जुर्म कर चुके हों लेकिन उनका इकबाल जुर्म गायब कर दिया गया हो। आप क्या कहेंगे सर इस फैसले पर? देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने एविडेंस पढ़ा नहीं है और बिना एविडेंस पढ़े कोई बात कहना मुनासिब नहीं होता है। दूसरी चीज ये है कि एविडेंस भी अक्सर मैन्युफैक्चर्ड होता है। देखिए क्या होता है, हमारे भारत में भी और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी यही हाल होगा कि देखिए कोई क्राइम अगर होता है तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इज अ साइंस। जैसे आपने शेरलॉक होम्स की कहानियां पढ़ी होंगी कि शेरलॉक होम्स जाता है ऑन द स्पॉट और वहां पर देखता है ब्लड स्टेन्स, फिंगरप्रिंट्स, एशेज, फाइबर्स वगैरह, तब जाके सॉल्व करता है क्राइम को। या आपने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में देखा होगा, अमेरिका में आज भी कोई क्राइम होता है तो पुलिस ऑन द स्पॉट पहुंचती है,
वहाँ ब्लड स्टेन, फिंगरप्रिंट्स, एशेज, फाइबर, ये सब कलेक्ट करके फिर एक लेबोरेटरी में ले जाती है, वहाँ इन्वेस्टिगेशन होता है, डीएनए टेस्ट, ये वो, तब जाके क्राइम सॉल्व हो पाता है। भारत में और शायद पाकिस्तान में यही हाल होगा कि पुलिस को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन आता नहीं है, न क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का कोई इक्विपमेंट उसको प्रोवाइडेड होता है, मगर प्रेशर होता है ऊपर से कि क्राइम को सॉल्व करो। तो फिर सॉल्व करने का यही तरीका है कि इंस्पेक्टर साहब डर जाते हैं कि सॉल्व नहीं करेंगे तो वो सस्पेंड हो जाएंगे, तो लिहाजा कुछ ना कुछ किसी को इम्प्लिकेट कर दो फॉल्सली और कह दो कि ये एविडेंस है। तो मुझे बड़ा शक होता है कि इवन जहाँ एविडेंस होता भी है तो वो सही है कि मैन्युफैक्चर्ड, क्योंकि पुलिस को जब आता ही नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की, तो क्या सॉल्व करेगा क्राइम। तो लिहाजा मुझे हमेशा बड़ा डाउट होता है कि जो एविडेंस आया भी है ये सही है कि मैन्युफैक्चर्ड है, क्या है। लेकिन जस्टिस साहब यहाँ पर तो पुलिस से ये इन्वेस्टिगेशन लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दे दो, पुलिस से तो एक लेवल ऊपर मामला चला गया था तहकीकात के हवाले से। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में भी पुलिस वाले ऑन डेप्यूटेशन होते हैं ना। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ सीबीआई है और जो सेंट्रल एजेंसी है वो भी जो पुलिस लोकल पुलिस ऑफिसर्स होते हैं स्टेट्स के, कोई डिप्यूटेशन पे आते हैं, कोई जादूगर तो आ नहीं जाता है। जब हिंदू को आता नहीं है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन तो क्या सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे आप लीजिए पुलवामा पे हमला हुआ, फौरन हमारी मीडिया और हमारे और पॉलिटिशियन चिल्लाने लगे कि पाकिस्तान ने करवाया। क्या सबूत है कि पाकिस्तान ने करवाया। वो बोले कि जैश ए मोहम्मद ने कबूल लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करी है, और जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान में है तो उसी ने करवाया क्योंकि वो एडमिट कर रहा है कि हमने करवाया। तो मैंने इस पे एक फेसबुक पोस्ट डाला अपने फेसबुक पेज पे कि देखो भैया, ये अक्सर होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई हाथ भी ना हो किसी अटैक में, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर लेता है ताकि पैसा मिले, क्योंकि आपकी शोहरत हो जाती है, देखिए साहब इसने कितना अच्छा काम किया, तो लिहाजा डोनेशन अब आने लगेंगे। तो लिहाजा उनके कबूलने से मैं मानता नहीं हूँ कि जैसे मोहम्मद ने क्राइम, क्योंकि मुझे लगता है कभी क्राइम सॉल्व ही नहीं होगा। पुलवामा किसने कराया, क्योंकि आता ही नहीं, हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन आता ही नहीं है। तो न पुलवामा अटैक की कौन रियल कल्प्रिट्स हैं ये कभी नहीं मालूम होगा, और इसी तरह से ये जो समझौता एक्सप्रेस के रियल कल्प्रिट्स हैं ये कभी नहीं मालूम होगा, क्योंकि आता ही नहीं मालूम करना। जस्टिस साहब, आप साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट। सर आप भारतीय इलेक्शन से कबल ऐसा फैसला आने को कैसा देखते हैं? क्या मोदी के लिए ये सूदमंद होगा, उन्हें इससे कोई बेनिफिट होगा अपनी कैंपेन में? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। देखिए हमारे यहाँ जो चुनाव होते हैं भारत में, इसके बारे में समझ लीजिए, 90% इलाकों में जो वोटिंग होती है ये सीधे सीधे जाट बिरादरी पे होती है, कास्ट और रिलीजियस वोट लाइन्स पे होती है। भेड़ बकरी जैसे लोग जाके वोट डालते हैं अपनी जाट बिरादरी के आदमी को, ये भी नहीं देखते हैं कि आदमी अच्छा आदमी है, बुरा है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, कुछ नहीं, सीधे सीधे कि आप हैं यादव हैं तो आप सीधे सीधे जो यादवों की पार्टी, समाजवादी पार्टी, उसको वोट दे देंगे, और अगर दलित हैं तो सीधे सीधे वो बहुजन समाज पार्टी जो मायावती की दलितों की पार्टी, उसको वोट दे देंगे। इस तरह से वोटिंग होती है, जात बिरादरी पे होती है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये समझौता एक्सप्रेस में छूट गए कि नहीं छूट गए, या पुलवामा हमला हुआ कि नहीं हुआ, ये सर्जिकल स्ट्राइक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा, सीधे सीधे जात बिरादरी पे वोट पड़ेगा। ठीक, जस्टिस साहब, नरेंद्र मोदी इन दिनों अपनी इंतखाबी मुहिम बहुत जोरों शोर से चला रहे हैं, और वो पाकिस्तान के साथ जो हालिया कशीदगी रही है इस तनाजुर में अपने साथ लफ्ज चौकीदार लिख रहे हैं, जबकि कांग्रेस इन्हें चोर चौकीदार कह रही है। तो आपके नजदीक मोदी को खुद को चौकीदार कहना क्या सही है? अरे भाई, ये सब तो कहेंगे अपने वोट के चक्कर में कि देखिए हम न होते तो और टेररिस्ट एक्ट होते, ही सभी तो कहेंगे ये समझ के कि इससे और वोट मिल जाएंगे। देखिए बीजेपी के सामने प्रॉब्लम क्या है, आप इसको समझिए। बीजेपी का जो वोट बैंक है वो अपर कास्ट हिंदू वोट बैंक है। तो अपर कास्ट हिंदू जो है टोटल मिला के करीब 20% होते हैं,
उसमें ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, भूमिहार ये सब आते हैं, सब मिला के करीब 20% होते हैं। अच्छा, 20% पे तो इलेक्शन जीता नहीं जाता है। इलेक्शन जीतने के लिए कम से कम 30% चाहिए। अच्छा, 50% नहीं चाहिए क्योंकि और लोग बटे होते हैं, मगर 31-32% वोट आप आ जाए तो इलेक्शन जीत सकते हैं, मगर 20% पे तो नहीं जीत सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है बीजेपी के सामने कि कैसे 10-15% और वोट आए। तो यही तरीका है कि कम्युनल पैशन, कम्युनल फीलिंग्स भड़काओ और ये सब वॉर मॉन्गरिंग, सेबर रैटलिंग, जिंगोइज्म ये सब करो तो शायद 10-15% और वोट आ जाए। आप समझ रहे हैं? जी बिल्कुल। मगर मुझे नहीं लगता है इसका कोई ज्यादा फर्क, क्योंकि अब भारत की जनता ने देख लिया कि ये सब वोट के चक्कर में है, तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। ठीक। अच्छा जस्टिस साहब, नरेंद्र मोदी इस वक्त जो भारत चाहते हैं, क्या आप भी वैसा ही भारत देखना चाहते हैं? और साथ ये भी बताइएगा कि भारतीय मीडिया का क्या किरदार आप देख रहे हैं सर? देखिए, आपने 2 सवाल पूछे जी। पहले सवाल का जवाब यह है कि देखिए, हर सिस्टम का एक ही टेस्ट होता है कि उस सिस्टम में आम आदमी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर जा रहा है कि नहीं, यानी कि लोगों को अच्छी जिंदगी मिल रही है कि नहीं, रोजगार मिल रहा है कि नहीं, खाना मिल रहा है कि नहीं, अच्छी एजुकेशन मिल रही है कि नहीं, और किसानों को अच्छे आमदनी हो रही कि नहीं। एक और एक ही टेस्ट है हर सिस्टम का। तो मोदी जी के 5 साल के हुकूमत में बेरोजगारी बहुत बढ़ी है, बिल्कुल रिकॉर्ड हाइट पे पहुंच गई। वो तो इनकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल सैंपल सर्वे, उसने एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट दी थी, मगर वो लीक आउट हो गई कि 45 इयर्स में जितनी बेरोजगारी नहीं थी उससे ज्यादा हो गई है। बिल्कुल आलम है बेरोजगारी का। बच्चों की भूखमरी का हाल है, 47% इंडियन चिल्ड्रन आर मेल नरिश्ड। खाने हर दूसरा बच्चा भारतीय जो है उसको ठीक से खाने को नहीं मिलता, और मोदी जी के दौरान और बढ़ गया है ये फिगर्स। फार्मर्स का तो यहाँ पे बड़े बड़े एजिटेशन हो रहे हैं। भारत में, दिल्ली में हुआ था कि उनको कुछ खुदकशी कर रहे हैं, 3 लाख से ज्यादा किसानों ने खुदकशी कर ली है भारत में। तो मोदी जी के दौरान तो और गिर गया है लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ा प्रॉब्लम और बढ़ गया। तो लिहाजा इन्होंने तो और नीचे कर दिया। जहां तक भारतीय मीडिया का सवाल है, 95% भारतीय मीडिया बिल्कुल सोल्ड आउट है, बिकाऊ हो गई है, बेशर्म हो गई है, बस अपनी टीआरपी रेटिंग बढ़ाने के लिए और अपने मालिकों को खुश करने के लिए और ये नेताओं को खुश करने के लिए हर ऊटपटांग का काम, वॉर मॉन्गरिंग, जिंगोइज्म, सेबर रैटलिंग। आपने देखा होगा जब पुलवामा अटैक हुआ था, तो उसके बाद एक टीवी एंकर भारत के, वो तो फौजी वर्दी में बैठ गए थे अपने शो में, जैसे कि वही सरहद पर लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल रोल प्ले किया है इंडियन मीडिया ने, उसको उन्होंने बदनाम कर दिया मीडिया की प्रोफेशन को। वेरी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ 95%। हाँ, 5% सही होंगे, बट 95% आर एब्सोल्युटली शेमलेस एंड सोल्ड आउट। और इसके मुकाबले में सर पाकिस्तानी मीडिया को भी आपने देखा होगा यकीनन। पाकिस्तानी मीडिया में भी कई ऐप है, मगर आई रिगार्ड पाकिस्तानी मीडिया एज बेटर देन इंडियन मीडिया। ज्यादा बहादुर हैं भाई, बल्कि आपके बहुत सारे मीडिया वालों का तो मर्डर हो चुका है। मुझे लगता है 100-200 मीडिया वाले जो अपराइट थे, ईमानदार थे, जो ईमानदारी से ऑब्जेक्टिव फेयर रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनका कत्ल हो गया, जो मैंने पढ़ा अपने इंटरनेट पे। तो यू आर ब्रेवर देन इंडियन मीडिया। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये थे इस वक्त जस्टिस काटजू साहब जो कि इस वक्त हमें बात कर रहे थे एक्सप्रेस और मोदी सरकार की तर्ज सियासत, उनके तर्ज हुकूमत और कारकर्दगी पर जायजा पेश कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। इस वक्त यहाँ प्रोग्राम में वक्त जो चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। और अब बात होगी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की, जो आज अपने वालिद आसिफ अली जरदारी के साथ नैब में पेश हुए।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के लबो लहजे में दिन ब दिन तलखी क्यों आती जा रही है? ऐसा क्यों है और अचानक उन्हें नेशनल एक्शन प्लान को लेकर बिलावल भुट्टो क्यों हुकूमत को आड़े हाथों ले रहे हैं? मामला जा किस जानिब रहा है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी और ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। चौधरी साहब, बिलावल भुट्टो के लहजे में अब दिन ब दिन हम तलखी क्यों देखते जा रहे हैं, क्या समझ रहे हैं आप? देखें, इसकी वजाहत अगरचे बिलावल साहब को खुद करनी चाहिए, लेकिन आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इससे पहले भी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो एक बात वो बार बार कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जब भी मैं कोई सख्त तनकीद करता हूँ, जब मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ और जब मैं किसी बात पे इतराज़ उठाता हूँ या अपना मौक़िफ़ बयान करता हूँ, तो उसके बाद मुझे नोटिस मिलना शुरू हो जाते हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने कुछ अर्सा पहले कौमी असम्बली में एक तकरीर की थी जिस पर बहुत एतराज़ात हुए, ख़ास तौर पर उनकी अंग्रेज़ी ज़ुबान के हवाले से, और ये एतराज़ात वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने किए थे। तो उसके बाद से मुसलसल बिलावल ने भी PTI को निशाना बनाया हुआ है और PTI के लीडरों ने भी बिलावल को निशाना बनाया हुआ है। बहुत से मिनिस्टर ऐसे हैं जो ख़ास तौर पर हर रोज़ जो है वो बिलावल के हवाले से कोई ना कोई बात करते हैं। तो उनका ये मौक़िफ़ है, उनका ये ख्याल है कि जब वो खामोश रहते हैं तो फिर वो उनके बारे में खामोशी हो जाती है, लेकिन जब वो कोई बात करते हैं, मुल्की मसाइल उठाते हैं या अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, तो फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो जाती है और नोटिस मिलना शुरू हो जाते हैं। जहाँ तक नोटिस का ताल्लुक है, देखें, आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और इससे पहले भी तकरीबन सारी सियासी जमातों का ये वतीरा रहा है कि वो हमेशा जो अदालती अमल है उससे वो रूगर्दानी नहीं करते, उसके सामने पेश होते हैं। कराची में देख लें, बैंकिंग कोर्ट के सामने हर दफ़ा आसिफ जरदारी साहब और उनकी हमशीरा भी पेश होते हैं बाकायदा, और वहाँ पर जो कानूनी एक रिलीफ लेनी होती है वो तो हर एक का हक है, उसके लिए कोशिश भी करते हैं और करनी भी चाहिए, और जिस फॉर्म से जाकर रिलीफ मिल सकती है उसको भी हर बंदे का हक है, लेकिन वो अदालतों के सामने पेश होते हैं बाकायदा तौर पर। आज भी जब नोटिस मिला है उनको, जब कल कुछ दिन पहले मिला था, तो आज आसिफ जरदारी साहब और बिलावल साहब पेश हुए हैं अदालत के साथ, नैब के सामने, और ज़ेर तफ्तीश हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जब दोबारा उनको कोई अगर बुलाएगा तो ज़रूर जाएंगे। ख़ास तौर पर बिलावल का मौक़िफ़ ये है कि ये जो तहकीकात हो रही हैं इसमें बाज़ इल्ज़ामात ऐसे हैं जो उस वक्त के इल्ज़ामात हैं जब वो 1 साल के या 2 साल के थे। तो ये वाकई एक ऐसी बात है जिसमें कुछ वज़न लगता है कि अगर एक शख्स जो है जब वो छोटा बच्चा था उस वक्त कोई वाक़या हुआ, उस वक्त अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई, उस वक्त अगर कोई लेन देन हुआ, तो वो उसमें कैसे उसको इम्प्लीकेट किया जा सकता है, कैसे मुलव्वस किया जा सकता है। अब खैर ये बात तो तहकीकात में सामने आएगी कि वो किस हद तक मुलव्वस हैं या किस हद तक नहीं है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बिलावल की तकरीरें जो हैं वो कहीं ना कहीं जो हुक्मरान जमात है या उसके लोग हैं उनको पिंच जरूर कर रही हैं, उनके लिए परेशानी का बाइस बन रही हैं। रफत सईद, ये बताइएगा कि इस वक्त अचानक नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर बड़ी तनकीद जो है वो बिलावल भुट्टो की जानिब से की जा रही है, ऐसा क्यों है? क्या इसके पीछे एहतसाब का जो शिकंजा इस वक्त कसा जा रहा है वो तो नहीं है? कि इमरान, पीपल्स पार्टी का तर्ज सियासती यही है। और एक बात ये बताता चलूँ मैं आपको कि अगर आज जो मनाजिर हमें टीवी पे नज़र आ रहे थे, तो अगर आप 90 की दहाई की तरफ अगर देखें तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इसी तरह की चीज़ें पेश रहती थी और इसी तरह वो तहरीक के तौर पर चीज़ों को सामने लाती थी। और फिर वही इल्ज़ामात हैं जो आसिफ अली जरदारी पे उस वक्त भी लगाए जाते थे। आज तो मुझे एक हैरानी ये भी हुई, अभी एक टीवी चैनल पर मैं देख रहा था कितनी तफसील से JIT रिपोर्ट फराहम की गई है और कितनी तफसील से वो इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, हालांकि गो कि उसमें कुछ चीज़ें दुरुस्त नहीं थी। यूनुस कुदवाई का एक नाम आया था, यूनुस कुदवाई नहीं है, यूनुस कुदवानी एक आदमी है जो आसिफ जरदारी का बेहद मोतमिद साथी है वो, और बहुत अरसे से उनके साथ है। इकबाल मेमन पुराना किरदार हैं 90 और 80 की दहाई का, जो आसिफ अली जरदारी के साथ बिल्डिंग की खरीदो फरोख्त के मामलात में होते थे। तो बहरहाल इल्ज़ामात कमोबेश वही हैं और आपने देखा कि पीपल्स पार्टी का अंदाज़ सियासत वही है, टकराने वाला, जबकि मुस्लिम लीग नून जो है वो मफाहमत की तरफ नज़र आती है। आपने देखा कि वो अभी भी ऐसा लगता है उनकी सियासत से, तर्ज सियासत से, कि वो कुछ इंतज़ार कर रहे हैं कहीं से कोई बातचीत का, कहीं से कोई मामलात के तय होने का, लेकिन पीपल्स पार्टी ये तय कर चुकी है। और फिर आज जिस तरह वज़ीर आला सिंध की भी तलबी 26 तारीख को हुई है, नैब ने उन्हें भी ठट्टा शुगर मिल के हवाले से बुलाया है, तो लगता यह है कि मुस्लिम लीग नून को शिकंजे में कसने के बाद
अब पीपल्स पार्टी के घेरा तंग किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी पे इल्जाम सारे ही गलत हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जिस अंदाज से वो किए हैं, माजी में भी वो मुकदमात से निकलते रहे हैं और अब भी उनका ये दावा है कि ये चीज़ें साबित नहीं होंगी। लेकिन इस मरतबा कहा यह जाता है कि JIT में कुछ ऐसे ठोस शवाहिद हाथ आए हैं नैब के कि जिसकी रोशनी में पीपल्स पार्टी के लिए भी परेशानी है, खुद आसिफ अली जरदारी भी परेशान है और उनकी हमशीरा के हवाले से भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। और बिलावल की जिम्मेदारी है डिफेंड करना। मुमकिन है कि बिलावल उस तरीके से मुस्तहरीक इंसाफ की हुकूमत बिलावल को अपने लिए थ्रेट समझ रही हो। आने वाले दिनों में जो उनकी सियासत होगी या वो जिस तरह की सियासत करेंगे, क्योंकि बिलावल निस्बतन क्लीन है, उन पर वो इल्जामात उस तरह के नहीं है जो आसिफ अली जरदारी पर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो जाहिर है कि इस वक्त क्या हुकूमत क्या किसी काउंटर स्ट्रैटेजी के तहत जो है वो रास्ता रोक रही है, कट टू साइज किया जा रहा है बिलावल भुट्टो को उनको स्टेटमेंट के हवाले से जिसकी निशानदेही वो खुद कर रहे हैं, उसके बाद उनको मिलने वाले नोट की बात की जा रही है। इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे। रफत सईद और तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नवरीन। इस वक्त प्रोग्राम में रफत सईद और तारिक चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर कहा कि मुकदमा जो है उनका उसे कराची से मुंतकिल किया गया पिंडी, जिसके ऊपर वो मुसलसल आवाज़ उठाते रहेंगे, एतराज़ करते रहेंगे। साथ ही साथ वो वज़ीर आज़म इमरान खान को कठपुतली भी कह रहे हैं। तो असल में वो मुखातिब किसको कर रहे हैं इस वक्त? जहाँ तक मुकदमे का ताल्लुक है तो चूँकि अदालत ने फैसला किया है तो उस पर तो हम कोई एतराज़ नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये ज़्यादा बेहतर होता अगर ये मुकदमा जो है कराची या सिंध में ही चलता। वजह उसकी ये है कि एक तो आम तौर पर ये एक कानूनी प्रैक्टिस है कि जिस जगह कोई वारदात हुई है, वाक़या हुआ है, जहाँ जिससे मुतल्लिका है, जहाँ का रिकॉर्ड है, उसी जगह मुकदमा चलाया जाता है। बहुत कम इस तरह होता है कि किसी और सूबे या और शहर में मुकदमा या तफ्सीर जो है उसको मुंतकिल किया जाए। दूसरा, वैसे भी जो नैब सिंध है वो भी नैब का हिस्सा है। तो अगर नैब सिंध जो है, जो मरकज़ी नैब है, उसको सिंध में तफ्तीश करने पर कोई एतराज़ है तो इसका मतलब ये है कि वो अपने ही नैब के उस रीजन पर अदम एतमाद का इज़हार कर रही है। बात तो रिकॉर्ड पर होती है, बात तो तफ्तीश पर होती है, एविडेंस पर होती है, वो सिंध में हो या कराची में हो या इस्लामाबाद में हो। इससे पीपल्स पार्टी को ये कहने का मौका मिल जाएगा और मौका मिला हुआ है। मैं देख रहा था 2-4 दिन से उनके बहुत से लीडरों के कि उनके मुकदमे या उनके मामलात ख़ास तौर पर पिंडी क्यों मुंतकिल होते हैं। वो माजी के वाक़यात का भी तज़किरा करते हैं। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई तो वो भी पिंडी में हुई थी, भुट्टो साहब को फांसी हुई वो भी पिंडी में हुई। तो ज़ाहिर है किसी पार्टी के पास माजी की मिसालें मौजूद होती हैं, तो इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि उस तरह की बातें उनको कहने का मौका ना मिले और ये मामला जो है वो कराची में, सिंध में चलता रहता है। दूसरा, जहाँ तक कठपुतली की बात है, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी का एक पॉइंट ऑफ व्यू है और जब वो इमरान खान पर तनकीद करते हैं तो ज़ाहिर है उनका इशारा जो है आम इंतखाबात की तरफ होता है। और पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो या बल्कि अब तो बाज़ जो मजहबी जमातें हैं, उनका भी मौक़िफ़ ये है कि इंतखाबात में जो इंतखाबी नताइज आए हैं वो उस तरह से नहीं आए जिस तरह से आने चाहिए थे। उनके ख्याल में, उनके मौक़िफ़ में इंतखाबात में उनकी जमातों को, यानी जो इस वक्त अपोजिशन में हैं, उनके लिए मौके भरपूर नहीं थे और PTI को सपोर्ट किया गया। ये ज़ाहिर उनका एक मौक़िफ़ है। और आपको याद होगा कि इस पर उन्होंने ये भी कहा था कि वो वाइट पेपर शाया करेंगे। फिर ये भी कहा था कि एक पार्लिमानी कमेटी भी बनी थी धांधली की तहकीकात के लिए। उस पर अगरचे काम ठप है लेकिन ये उनका मौक़िफ़ है। बुनियादी बात यह है कि आज जब बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी यहाँ पर पेश हुए हैं पिंडी नैब में ज़ेर तफ्तीश रहे हैं, यहाँ पे फिर काम किस पे हो रहा है? आप देख रहे हैं कौमी असेंबली में तो हर चीज ठप पड़ी है, किसी चीज पे काम ही नहीं हो रहा। रफत जी, काम तो वही मैं कर रहा हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें कम अज़ कम इस एक मामले में चलें, बाकी कानून साजी के लिए तो हुकूमत का तावन भी जरूरी है और हुकूमत को कानून साजी इनिशिएट करनी होती है। लेकिन अगर वाकई वो समझते हैं कि धांधली हुई है और उनकी शिकायत बजाय है, उनके पास कोई एविडेंस है, तो उनको कम अज़ कम ये जो पार्लिमानी पार्टी है धांधली की तहकीकात के लिए वो फॉर्म भी हो चुकी है, आपको याद होगा। उसके अभी तक TOR नहीं बने तो उसके TOR बनने चाहिए थे, उसको काम शुरू कर देना चाहिए था। और उसी में रफत उसी के ऊपर वो कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो गुज़श्ता इंतखाबात के ऊपर GIT बना के दिखाई जाए, हिम्मत है तो टेरर फाइनेंसिंग करने वालों के इनके ऊपर GIT बनाई जाए। क्या कहेंगे? देखें, इमरान के बिलावल का आपने गुफ्तगू का अंदाज भी देखा होगा और वो जुमला बार बार जो पिंडी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये बात अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि रावलपिंडी का
जो नाम जो है वो सियासी शख्सियात और सियासी जमातें किस तनाजुर में लेती हैं, और यकीनन जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है इसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी को पहुँचेगा। जिस तरह कहा जाता है कि शक का फ़ायदा मुलजिम को मिलता है, तो जो ये सूरत हाल हुई है, मुकदमा इस्लामाबाद रावलपिंडी लेके गए हैं, तो इसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी को ज़रूर मिलेगा आने वाले दिनों में। और इसके साथ साथ नैब ने अपने आप को खासा मुतनाज़ा कर लिया है। नैब के बाज़ अफसरान का नाम लिया जाता है, मंगी एक साहब का एक नाम आता है, तो मेरे ख्याल में अगर गैर जानिबदार अफसरान इस सारे मामले में होते तो बहुत बेहतर होता। और फिर इससे तो ये तासुर मिलता है कि नैब सिंध में वो इस्तिताअत ही नहीं है, नैब सिंध में वो सलाहियत ही नहीं है कि वो इस किस्म के मामला की तहकीकात कर सके। और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है कि नैब में जो अब अफसरान आए हैं वो तफ्तीश का वो पसमंजर नहीं रखते कि जिस तरीके से इस तरह के वाइट कॉलर जराइम की जो है वो तहकीकात की जाती है, उन्हें गिरफ्त में लाया जाता है, तो वो मेयार भी अब तक नैब का सामने नहीं आया है। जितनी भी इन्वेस्टिगेशन करके दी है, GIT की जो रिपोर्टें सामने आई हैं उसमें दीगर इदारों की मदद और मामलत शामिल थी, जिसकी वजह से अब कुछ नाम और कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। फिर मैं एक बात और बता दूं आपको कि न किरदार मुख्तलिफ हैं न नाम मुख्तलिफ हैं। बहुत सारे नाम इस GIT में उन लोगों के हैं जो आसिफ अली जरदारी साहब के साथ पहले भी काम करते रहे हैं। और एक चीज़ बहुत कदरे मुश्तरक है पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में, आसिफ अली जरदारी के भी मरासिम बिल्डर्स से, ज़मीनों की खरीदो फरोख्त करने वालों से कारोबारी शराकतदार हैं वो इनके, और जो इमरान खान की पार्टी में बहुत सारे रहनुमा हैं उनका भी तामीराती कंपनियों के जो सरबराह हैं उनसे वाबस्त की, और बहुत सारे अरकान असम्बली तो ऐसे हैं जो तामीराती कामों से मुंसलिक हैं और वो ये काम करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें बहुत गुंजलक हो जाएंगी। अगर इसकी तफ्तीश सिंध में होती, यहीं ये काम किया जाता तो ज्यादा मुनासिब था। जी इमरान अभी जो बात कर रहे थे रफत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इशू ये है कि हमारी ख्वाहिश है हम सब की, आपकी मेरी, रफत की, सब पूरे पाकिस्तान की, कि जिसने भी पाकिस्तान को लूटा है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, उसके खिलाफ जो केसेस है मंतकी इंजाम तक पहुंचो और सिर्फ कहानियां ना सुनाई जाएं, दास्तानें ना गढ़ी जाएं। मुझे याद है अभी मैं सहाफत में भी नहीं आया था, रफत थोड़ा सा मेरे से सीनियर हैं, शायद ये पहले आ चुके हों, 88 में 89 में हमने सबसे पहले गुलाम हुसैन उन्नड़ की कहानी सुनी कि उसकी टांग पर बम बांधा गया था और उसको ब्लैकमेल किया गया। फिर हमने एक जुनासन नामी जहाज की कहानी सुनी जिसको पीपल्स पार्टी ने मुबैना तौर पर रोक लिया था समुद्र में, और बाद में उसी जहाज की जो थी वो उसको डिले करने की उन्होंने डैमेजेस भी हुकूमत पाकिस्तान से लिए थे, जहां तक मुझे याद पड़ता है। उसके बाद कभी मेहरान स्कैंडल आया, कभी सारे स्कैंडल आया, कभी हारों की कहानी आई, कभी कोई कहानी आई। आज तक सारी कहानियां हमें कहा गया बहुत बड़े बड़े अंबार आ गए। अब वो जवाब दे रहे हैं, जरा रफत जवाब दे रहे हैं। जी रफत, मैं एक बात इसमें कहता चलूंगा, उन्नड़ वाला केस मैंने कवर किया है। गुलाम हुसैन उन्नड़ वाला केस मेरे सामने का केस है। उस जमाने में मेरी आसिफ अली जरदारी साहब से कराची के सदर के CIA सेंटर में मुलाकातें भी हुआ करती थी, और मैं एक वीकली के लिए मैं काम किया करता था, वो स्टोरियां हमारी यहाँ शाया होती थी। बहुत सारे ऐसे केसेस थे कि ऐसा लगता था कि अब इस केस में आसिफ अली जरदारी को उम्र भर की सजा हो जाएगी और वो कभी सियासत में नहीं आ सकेंगे। फिर हमने देखा कि वो वफाकी वजीर बने, उसके बाद दोबारा वो जेल गए, उसके बाद वो सदर पाकिस्तान बने। तो अभी कुछ गुज़िश्ता दिनों मेरी पिछले रमज़ान में जब उनसे मुलाकात हुई थी तो मैंने उनसे अज़ाए मजाक ये बात कही कि अगर आप तीसरी मरतबा भी जेल चले गए तो शायद वज़ीर आज़म ना बन जाएं। तो उन्होंने उसी अंदाज का एक जोरदार कहका लगाया, तो जिस तरह उन्होंने कल अदालत में सवाल, रिपोर्टर के सवाल का जवाब देते हुए लगाया था, तो वो खासे मुतमईन नजर आते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा है कि जब पिंडी ये केस को ले जाया गया है तो उन्हें सियासत करना बहुत आसान होगा और ये केस जो है बहुत गुंजलक हो जाएगा और शवाहिद भी उस तरह सामने नहीं आएंगे और इसको मुतनाज़ा बना दिया जाएगा। और मुमकिन है कि वो इस केस से भी उसी तरह निकल जाए। मुमकिनात का है। अब इस पूरे मामले को से किया जाता है, मिस हैंडलिंग क्या होती है और इससे फायदा किसको होता है, ये तमाम चीजें आगे आने वाला वक्त जो है बेहतर तौर पर बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रफत सईद और तारिक चौधरी। नाज़रीन इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।